हाँ तो साथियों, हम जो बात कर रहे थे वो भारत के संविधान या 5th शेड्यूल की बात कर रहे थे। भारत का संविधान बना उससे पहले जब अंग्रेज शासन था, और अंग्रेज शासन के दौरान अंग्रेज हुकूमत ने आदिवासियों की जमीन थी उस पर ज़्यादा टैक्स लागू कर दिया, लगान ज़्यादा वसूल की जा रही थी। और टैक्स ज़्यादा डालने से, लगान लागू करने से आदिवासियों के जो मुखिया सिस्टम चल रही थी वो मुखिया सिस्टम में भी प्रभाव आ रहा था। और इसी के चलते आदिवासियों की जो परंपरा है, आदिवासियों का जो कल्चर है वो भी डिस्टर्ब होने जा रहा था, और आदिवासियों को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए ये जो 5th शेड्यूल की बात है, 5th शेड्यूल क्यों बना और आदिवासियों के लिए अंग्रेजों को भी अलग प्रावधान क्यों करने पड़े, ये थोड़ी सी बात अगर हम जान लें तो आज के युवाओं को पता चलेगा कि आदिवासियों के जो अधिकार है उनको सुरक्षित करने के लिए गुलामी की दौर में भी आदिवासियों के जो पुरखे थे वो किस तरह लड़े थे, और उन लोगों में जो एकजुट होकर रहने की जो परंपरा थी वो परंपरा के जरिए ही वो अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़कर भी जीत हासिल की थी। तो वो दौर है 1855 में। ये जो अंग्रेजों की हम बात कर रहे हैं उसने आदिवासियों के कल्चर पे, आदिवासियों की जो परंपरा है उस पे, आदिवासियों की जमीन पर जमींदारों दिकुओं को ज़्यादा पावर्स देकर आदिवासियों के जो गांव के मुखिया था उनका पावर भी कम करने की कोशिश की थी। और 1855 में आदिवासियों ने जो युद्ध किया था उस युद्ध को संथाल युद्ध कहते हैं। इतिहास में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि गुलामी की दौर में भी इतना बड़ा संघर्ष आदिवासियों ने किया था। कहा जाता है कि उसमें तकरीबन 30,000 आदिवासी शहीद हुए थे, लेकिन वो युद्ध आदिवासी जीते थे और अंग्रेज लोग हारे थे। तो उसके बाद जो हार गए अंग्रेजों ने देखा कि इतनी बड़ी जनसंख्या में हमारे पास पुलिस बल था, हमारे पास बारूद गोले थे, सारे हथियार हमारे पास था, फिर भी हम आदिवासियों से कैसे हार गए। तो उसका निष्कर्ष ये निकला था कि आदिवासियों की जो परंपराएं और आदिवासियों के जो एकजुट रहने की जो उनकी परंपरा थी, एक गांव में अगर आफत आती थी तो सारे गांव के लोग मिलकर उसको सुलझा लेते थे, दूसरे के गांव के लोग भी उन्हें समर्थन करते थे, और ऐसी परंपरा के चलते आदिवासी एकजुट होकर लड़े थे और उसके सामने हमें हारना पड़ा, ऐसा अंग्रेजों को लगा। अंग्रेजों को ये भी लगा कि इन लोगों के गांव में जो भी अगर मर्डर भी हो जाता है, जमीन का विवाद होता है, तो आपसी बैठकर उसका वही डिसीजन ले लेते हैं और वो सभी को मंजूर होता है और उनकी एकता इसी तरह बनी रहती। तो इन्हीं को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1860 में इंडियन पीनल कोड बना दिया और कहा कि अगर वो कुछ भी करते हैं तो उनको पकड़ कर लाओ, उनको हम न्याय नहीं करने देंगे, उसका न्याय हम करेंगे, और इसी तरह आदिवासियों की न्याय की प्रणाली खत्म कर दी। फिर वे आदिवासी लड़ते रहे। हम अगर इतिहास देखते हैं तो आज तक अंग्रेजों के समय में जब देश गुलाम था, देश आजाद नहीं हुआ था, तो कुल मिलाकर आदिवासी 44 युद्ध लड़ चुके हैं। तो यही युद्ध का एक भाग था कि 1870 में 1870 में आदिवासियों को स्वायत्तता देने के लिए लिखित रूप में अंग्रेजों को विधि बनानी पड़ी थी, और उसे ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट एरिया और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एरिया के तौर पे उसने लॉ बनाया, वो 1874 में लागू किया था। वही प्रोविजन आगे चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से भारत के संविधान में आया, और जितनी जितनी बातें
भारत के जो संविधान बन रहा था उस संविधान सभा के सदस्य जो जयपाल सिंह मुंडा थे आदिवासी, उसने जितनी जितनी बातें रखी थी वो पूरी बातें नहीं ली। 5th शेड्यूल की अगर बात करें तो 5th शेड्यूल भी जिस तरह पहले था वो सीधे सीधे भारत के संविधान में नहीं लिया गया और उसके कुछ प्रावधान हटाकर आजाद भारत के संविधान में आदिवासियों के अधिकार को 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के जरिए रखा गया। तो 5th शेड्यूल में जो मिल्कियत का अधिकार है, मिल्कियत का अधिकार वो किसी भी वर्ग को नहीं है, इतना मजबूत अधिकार आदिवासियों को है। आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। यहां तक कि 1997 में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समता जजमेंट दिया तो समता जजमेंट में भी कहा कि सरकार भी गैर आदिवासी के डेफिनेशन में आती है, इसलिए सरकार भी आदिवासी की जमीन नहीं ले सकती। साथ साथ जो आदिवासी बेल्ट है, ट्राइबल एरिया है, उसका संचालन करने के लिए, उसके लिए नीति बनाने के लिए, उसके लिए स्कीम बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए स्टेट में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बैठती है और उस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हमारे 15 एमएलए और 5 सोशल एक्टिविस्ट में से 5 सदस्य लेकर 20 लोगों की टीम जो बनती है उसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में क्या करना है, कौन सा कानून लागू करना है और कौन सा कानून हटाना है, कितना लागू करना है, आदिवासियों के जमीन पर किस तरह डेवलप की पॉलिसी लाना है, यह सारा तय ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल करती है गवर्नर के साथ मिलकर। लेकिन आज तक जो नहीं होना चाहिए था, 5th शेड्यूल के प्रावधान के अगेंस्ट जाकर जो लोग बने हैं वो भी आज वो भी चल रहे हैं। तो हमारे युवाओं से हम यही एक अपील कर रहे हैं और युवा 5th शेड्यूल को जाने समझे और जो 5th शेड्यूल के प्रावधानों का हनन करके जो कानून आ रहे हैं वो कानून हमारे विधायक उसको कंसेंट ना दे और जो कंसेंट देते हैं ऐसे विधायकों को हमारे युवा रोके, एक संवैधानिक प्रणाली, एक ढांचा बनाकर रोके, डिस्कस करें एमएलए से कि हमारे 5th शेड्यूल में इतने प्रावधान है, ऐसे ऐसे हमारे प्रोविजन है, फिर भी हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसके खिलाफ क्यों कानून आ रहे हैं। और ये बहस हम हमारे पॉलिटिकल लोगों से तभी कर सकते हैं जब हमें हमारे कानून और हमारे संवैधानिक अधिकार की जानकारी हो। हम अगला वीडियो जो लाएंगे उसमें वो वीडियो 5th शेड्यूल के हर प्रावधान, हर भाग की बात करेंगे, उसमें अक्षरशः क्या लिखा है उसकी बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो में हम आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि भारत स्टेट का जो भी विधानमंडल बैठता है वो विधानमंडल आदिवासी क्षेत्रों के लिए नीति नहीं बना सकता और वो विधानमंडल जो भी कानून बनाता है वो सीधे सीधे आदिवासी क्षेत्रों में वो लागू भी नहीं होते। उसके लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कंसेंट चाहिए और उसमें कितना लागू करना है कितना नहीं लागू करना है वो तय गवर्नर और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल करती है। जैसे हमने पहले बताया कि आदिवासी ट्राइबल लॉस जो है या फिर ट्राइबल जितने भी मैनुअल बने हैं ट्राइबल एक्ट्स के, उसमें हम बार बार कहते हैं आईपीसी के बारे में, आईपीसी लागू नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप वो लॉ पढ़े जो आदिवासियों के लिए बने हैं, उसमें आईपीसी की कितनी सेक्शन आदिवासी क्षेत्रों में लागू होगी उसका भी ऑलरेडी नोटिफिकेशन है और तकरीबन 34 ऐसी सेक्शन है, वो सेक्शन आदिवासी क्षेत्र में लगाई गई है आईपीसी की। और वही सेक्शन आज तक आदिवासी बेल्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन है, जितने भी कोर्ट है, वही सेक्शन के बीच आदिवासियों पे गुने दाखिल हो रहे हैं और उसकी ही ट्रायल आदिवासियों पे चल रही है। तो ये कहना कि आईपीसी पूरा आईपीसी आदिवासियों पे लागू नहीं होता, ये गलत है, ये जानकारी गलत है। उसमें 34 सेक्शन ऐसी है जो आदिवासियों पे लगाई गई है। लेकिन ये ऑथेंटिक जानकारी हमारे पर नहीं रहती और हम ना ही सही बहस कर सकते हैं, ना ही सही चर्चा कर सकते हैं और ना ही हमारे लोगों के साथ, हमारे युवाओं के साथ हम सीधा संवाद कर सकते हैं। तो आप लोगों से हमारे यही अनुरोध करेंगे कि आप ऐसा जो
फिफ्थ शेड्यूल के साथ साथ पेशा का कुछ अंश आप लोगों को मैं बता देता हूं। पेशा इसीलिए लाया था कि जब 1992 तक पंचायती राज नहीं था, ये और बात है कि हमारे क्षेत्र में सरपंच बनते थे नहीं बनते थे, गांव में जो पटेल रहता था, पुलिस पटेल कहते थे उसको, उसकी पावर क्या थी, ये अलग इश्यू है, उस पर अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन 1992 में संवैधानिक तौर पर पंचायती राज लागू हुआ। ऐसा कहा जाए ये भी गलत नहीं होगा कि 1992 से ही पंचायतों को पावर दी गई और इसीलिए 1993 में पंचायत एक्ट बना। लेकिन वो आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं होता था पंचायत एक्ट, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल में अलग प्रावधान थे आदिवासियों के लिए और वो प्रावधान लागू करने का नोटिफिकेशन ऑलरेडी 1956 और 1977 में हो चुका था। और जो फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एमएलएस की बनती है और एमएलए जो थे वो ट्राइबल एडवाइजरी में जितना पावर था वो सही ढंग से यूज नहीं कर रहे थे। इसीलिए पेशा के जरिए एक रास्ता निकाला गया कि जिस लोगों को, जिन आदिवासियों को भारत के संविधान की फिफ्थ शेड्यूल में जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार का संरक्षण के लिए, वो अधिकार की तरफ जिंदगी जीने के लिए जो पंचायती राज आया है उसमें पंचायती राज में हर पंचायत को अपने पावर यूज करने के लिए 1996 में पेशा बनाया गया और वो पेशा में ऐसी बातें रखी गई कि गांव में गांव का ही राज होगा, हमारे गांव में हमारे राज, ये जो कंसर्न, ये जो स्लोगन आया था वो उसी पेशा एक्ट के जरिए आया था। और उसमें यही बातें रखी गई है कि गांव की जो जमीन है उस जमीन के बारे में गांव के लोग तय करेंगे कि ये जमीन पे हमारा क्या करना है। गांव का डेवलप करना है तो ग्राम सभा बैठेगी, गांव तय करना है, करेंगे कि हमारे गांव में हम क्या डेवलप करना चाहते हैं। आदिवासियों की जो रूढ़ी और परंपरा है उसको सुरक्षित करने के लिए भी 1996 के पेशा में वो प्रावधान किए गए। तो कुल मिलाकर गांव को जो भी करना है वो गांव को करना है और गांव जो तय करता है उसे ना ही ऑनरेबल हाई कोर्ट खारिज कर सकती है और ना ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकती है। और इसीलिए कहा गया है कि ना विधानसभा बड़ी ना संसद सभा बड़ी, सबसे बड़ी हमारी ग्राम सभा। ऐसा क्योंकि गांव के लिए ना संसद डिसीजन ले सकती है ना विधानमंडल डिसीजन ले सकता है, गांव के लिए जो भी डिसीजन लेना है वो ग्राम सभा को ही लेना है। ये अलग मसला रहा है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे कि बाद में कंसर्न शब्द को हटाकर कंसल्ट शब्द रख दिया गया है, लेकिन वो 1998 में हुआ, 1998 में हुआ। लेकिन 1996 का एक पेशा यह कहता है कि अगर कोई भी स्टेट अगर पेशा को एक साल के अंदर अमेंडमेंट करके अपने स्टेट में लागू नहीं होगा तो मूल पेशा 1996 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था वो मूल पेशा लागू हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन स्टेट ने एक साल में पेशा में अमेंडमेंट करके लागू नहीं किया वो पूरा का पूरा 1996 का पेशा उसी स्टेट में लागू हो गया है। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को 1996 का पेशा की पूरी जानकारी हो, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए, 1997 में अमेंडमेंट क्या हुआ, 1998 में अमेंडमेंट क्या हुआ, फिफ्थ शेड्यूल में क्या प्रावधान है, समता जजमेंट में क्या कहा है, वेदांता जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये सब हम पढ़े और आदिवासियों के बारे में हम सोचे और सही ढंग से हम सही प्लेटफॉर्म पे ये बातें रख सके। यही मंशा के साथ आप लोगों के साथ ये संवाद हमने किया। आप लोग ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आपको अगर कुछ गलत लगा हो तो आप अपना सुझाव रख सकते हैं, लेकिन इतना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको आपकी जय।